नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने मध्य प्रदेश स्पेशल सीरीज पे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी का एक यूट्यूब चैनल है। ये प्रयास हम लोग जो कर रहे हैं, ये टारगेट मैं उन बच्चों को स्पेशली कर रहा हूं जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं या दूर दराज क्षेत्रों में रह रहे हैं, जो किन्हीं कारणों से या आर्थिक व्यवस्था हो या सामाजिक व्यवस्था हो, उस कारण से इंदौर नहीं आ पा रहे हैं, या ऐसे बच्चे जो दूसरे संस्थानों में पढ़ रहे हैं जिनको संतुष्टि नहीं मिल पा रही एमपीपीएससी से, एमपीपीएससी के एमपी स्पेशल चैप्टर से, उनके लिए इन चैप्टर को मैंने लाया है। मैंने कोशिश की है आपको बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस जैसी क्वालिटी यहाँ पे उपलब्ध हो जाए। उसी के तहत मध्य प्रदेश की नदियों की तीसरी कड़ी को हम ला रहे हैं यहाँ पे। आज जैसा कि आपको पता है कि दोनों लेक्चर पे पहले हम लोगों ने गंगा यमुना अपवाह तंत्र को पहला पार्ट देख लिया था, दूसरे वाले में हम लोगों ने देख लिया था नर्मदा अपवाह तंत्र। आज इस लेक्चर में हम चारों अपवाह तंत्र को देखेंगे, क्योंकि छोटे छोटे अपवाह तंत्र है, इसलिए इनको चारों को हम इसमें आज टैकल करेंगे। ठीक है, तो आज जो तीसरा अपवाह तंत्र हम लोग देखने जा रहे हैं वो ताप्ती अपवाह तंत्र है। ठीक है, ताप्ती नदी जो है, अब फिर से वो फॉर्मूला याद रखना जो हमने दिया था, नेशनल कमीशन फॉर एसटी ब्रदर, मतलब कौन सा है, चौथी बड़ी नदी। ताप्ती मध्य प्रदेश की चौथी बड़ी नदी है। और कहां से निकल रही है? बैतूल जिले से निकलती है। कहां से निकलती है? बैतूल जिले से निकलती है। और ये फिर बुरहानपुर दर्रे से महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, बैतूल जिले से निकलती है और बुरहानपुर दर्रे से ये महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है, फिर महाराष्ट्र में बहती है और अंत में जाकर गुजरात के खंभात की खाड़ी में जाकर के विलीन हो जाती है। ठीक है, ये नदी जो है सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में बह रही है। दिमाग में रखना, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में बह रही है। और इसको कैसे याद रखोगे, इसके लिए भी मैं अच्छा सा फॉर्मूला दे रहा हूं। मैं समझना, पूरे मध्य प्रदेश को जब समझना हो तो मैंने एक कोडिंग दिया था आप लोगों के, मैं भी नाश्ता करूंगा। तो यहाँ पर मालवा का पठार, ये विंध्याचल का पर्वत, ये नर्मदा नदी, ये सोन, ये ताप्ती और ये अजंता व सतमाला की पहाड़ी। अब मैं इस टाइम हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, ताप्ती नदी को, है ना। इसके पहले हम लोगों ने जब नर्मदा को किया था तो नर्मदा का विस्तार कहाँ दिख रहा है? विंध्याचल व सतपुड़ा के बीच में दिख रहा था। अब हम ताप्ती को कर रहे हैं, तो ताप्ती का विस्तार कहाँ दिख रहा है हमको? ऊपर क्या है? सतपुड़ा, और नीचे कौन सा? अजंता व सतमाला की पहाड़ी। इसके बीचों बीच ये नदी बह रही है। और ये नदी भी भ्रंश घाटी से बहती है। कहां से बहती है? भ्रंश घाटी से बहती है। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। ठीक है, दिमाग में ये रखना कि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की चौथी बड़ी नदी है, लेकिन भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी बड़ी नदी है। तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर, पश्चिम की ओर बहने वाली पहली नदी कौन सी है भारत की? तो नर्मदा। ठीक है, तो नर्मदा जो है भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली पहली नदी है। पहली बोल रहा हूं लंबाई के आधार पर नर्मदा को, और ताप्ती को बोल रहा हूं दूसरी, है ना, पश्चिम की ओर बहने वाली। जबकि मध्य प्रदेश की कौन सी है? चौथी बड़ी नदी है, भ्रंश घाटी से बहती है। और ये नदी 3 राज्यों से बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, और अंत में जाकर के खंभात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। ये नदी भी वर्तमान समय में बीहड़ बनाने लगी है। बैतूल जिले के भैंसदेही पठार पर ये नदी जो है बीहड़ का निर्माण कर रही है आजकल, जो कि चिंता। बीहड़ मतलब क्या होता है? मृदा का अपर्दन, है ना, अवनालिका अपर्दन। ठीक है, तो इस तरह के अपर्दन को कर रही है, और जो कि एक अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। ताप्ती नदी को जो है, इसको सूर्य की पुत्री के नाम से भी जानते हैं, है ना। हम यहाँ पे आपको ये 3 ऐसी नदियां, इनको अलग अलग उपमा दिया गया है, इसको भी आपको पूरा यहीं पे समझा देता हूं मैं। ताप्ती गर्म है, इसको सूर्य की पुत्री। बेतवा को शिव की पुत्री, डॉटर ऑफ शिव। और माही को जो है डॉटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की पुत्री कहा गया है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनना। मध्य प्रदेश की 3 ऐसी नदियां हैं जिनको पुत्रियों की संज्ञा दी गई किसी न किसी के रूप में। तो ताप्ती को दिया गया है सूर्य की पुत्री के रूप में, बेतवा को दिया गया है शिव की पुत्री के रूप में, और माही को दिया गया है पृथ्वी की पुत्री के रूप में दर्जा दिया, निकनेम दिया गया है। तो ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं ताप्ती की, है ना। मोना, गिरना, पूर्णा और अमरावती, ये इसकी सहायक नदियां। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अमरावती, मोना, गिरना, पूर्णा, इसकी ये सब सहायक नदियां हैं। ठीक है, यहाँ पर
ये 724 किलोमीटर लंबी है, ये ध्यान रखना। इस पर कुछ परियोजनाएं चलाई गई हैं, उकाई परियोजना व ककरापार परियोजना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हमेशा। कौन सी परियोजना चलाई गई? उकाई परियोजना, ककरापार परियोजना और तीसरी पूर्णा परियोजना चलाई गई है। क्योंकि ताप्ती नदी कैसे बह रही है? ऐसे बह रही है ना? तो ऐसे बह रही है, तो अमरावती जो आ रही है, अरुणावती ये जो है, और एक अमरावती, तो अमरावती नीचे से आ रही है और अरुणावती जो है ऊपर से आ रही है। ये दिमाग में रखना आप। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर ताप्ती नदी को बना देता हूं ऐसे, तो ये जो नदी आ रही है ना, ये अरुणावती है। इकलौती ऐसी नदी है जो कि दाएं तरफ से आकर के मिल रही है इसमें, ठीक है, जो कि दाएं तरफ से आकर के मिल रही है, और बाकी सब नदियां जो हैं दक्षिण से आके मिल रही हैं, ठीक है, दक्षिण की ओर से आके मिलती हैं। बाकी दिमाग में इस चीज को रखना। और कौन कौन सहायक में? पूर्णा, गिरना, बोरी, अमरावती, है ना। यहाँ पे एक मोना शब्द नहीं लिखा, मोना भी इसकी सहायक नदी है, लिख लीजिएगा आप लोग, मोना भी एक इसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो ताप्ती के बारे में हमको इतना ही पढ़ना है। आगे आते हैं, अगले अपवाह तंत्र को लेकर के आते हैं हम लोग, और ये जो है गोदावरी अपवाह तंत्र है। देखो गोदावरी अपवाह तंत्र, गोदावरी नदी मध्य प्रदेश में बिल्कुल डायरेक्ट नहीं बहती है, ठीक है, लेकिन इसकी जो सहायक नदियां हैं वो मध्य प्रदेश से निकलती हैं, जो कि मुख्य रूप से 3 है। कौन कौन सी हैं? देखो, एक वेनगंगा, पेंच व वर्धा, और ये तीनों जो है ना अलग अलग जिले से निकल रही हैं। ये कौन सा है? यहाँ पे बालाघाट आता है, यहाँ पे क्या आता है? शिवनी आता है, यहाँ पे क्या आता है? छिंदवाड़ा आता है, यहाँ पे क्या आता है? बैतूल आता है, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ आपको। तो बालाघाट से कुछ नहीं निकल रही, बालाघाट में जाएगी, यहां से निकल के बालाघाट जाएगी, ठीक है। तो ये 3 नदियों के कारण यहाँ पे गोदावरी अपवाह तंत्र पाया जाता है, ठीक है। क्लियर रखना पिक्चर। गोदावरी नहीं बह रही यहाँ पे, उसकी सहायक नदियां बह रही हैं, ठीक है। आगे आते हैं अपन, तो वेनगंगा। तो वेनगंगा कहाँ से निकलती? पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा, वेनगंगा निकलती कहाँ से? कहाँ से निकल रही है? वेनगंगा जो है सिवनी जिले के परसवाड़ा पठार से निकलती है, और जब बहती है वेनगंगा वहां से निकलती है सिवनी से, तो कहां से आती? बालाघाट होते हुए महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है। कहां पे? महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है, और अंत में जाकर के ये नदी प्राणहिता के रूप में, एक नदी अभी और आएगी वर्धा, इसमें मिलेगी बाद में, जहां से प्राणहिता कहलाएगी, और तब जाकर के गोदावरी में जाके मिल जाएगी, ठीक है। इस नदी के बारे में ये जान जाओ, इसमें एक मिट्टी का डैम बनाया गया है जिसको संजय सरोवर डैम कहते हैं, 1972 भीमगढ़ में। ये माना जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा डैम है, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई जो है 570 किलोमीटर है, और इस नदी को सिवनी जिले के जीवन रेखा के रूप में, देखो 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता है, सिवनी जिले का जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो वेनगंगा को कहते हैं, ठीक। वेनगंगा पे कौन सा डैम बना है? तो आपको ये भी याद रखना है, संजय सरोवर, है ना, ध्यान रखना है आपको, ये वाला, या भीमगढ़। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी का डैम बना है यहाँ पे। किस लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी का, एशिया का सबसे बड़ा डैम है, इसलिए हमको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद अच्छा पेंच नदी, है ना। पेंच कहाँ से निकलेगी? पेंच नदी जो है हमारी छिंदवाड़ा से निकलती है, और ये नदी भी जो है अंत में जाती है महाराष्ट्र, और जा करके वेनगंगा में मिलेगी। अभी समझना मेरी बात, कहाँ मिल रही है? वेनगंगा में जाकर के मिलेगी, और ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा बहुत हद तक बनाती, छोटी जगह पर, बहुत लंबी जगह पर नहीं बनाती। वर्धा नदी के बारे में देख लो, बैतूल जिले से निकल रही है वर्धा, और मुलतई के पहाड़ी से निकलेगी, और यहाँ पर इसकी कुल लंबाई 525 किलोमीटर है। यहाँ पे ये समझना, कुछ चीजें यहाँ पे लिखी नहीं है, आप लिख लीजिए। वर्धा नदी जब वेनगंगा से मिलती है, वर्धा भी कहाँ जाके मिलेगी? वेनगंगा में मिलेगी, और इसके बाद यहाँ से जो नदी दोनों मिलती है, वर्धा आई और वेनगंगा आई, यहाँ से कहला जाएगी प्राणहिता, और ये प्राणहिता जो है, जो गोदावरी आ रही है, ये गोदावरी आ रही है, इससे आके मिल जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है, मतलब वेनगंगा भी डायरेक्ट नहीं मिलती, एक तरह से प्राणहिता जो है वो देखने को हमको मिल रही है। प्राणहिता नामक नदी जो है जाकर के गोदावरी से मिल जाती है। तो ये हमारा गोदावरी अपवाह तंत्र हो गया, ठीक है। आगे आते हैं अपन, ये माही नदी अपवाह तंत्र। माही नदी आपको पता ही है कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र से है, धार जिले से निकलती है, निकल के उत्तर की ओर पहले जाती है, और फिर ये वापस लौटती, यू टर्न बनाती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ध्यान रखना, कर्क। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछेगा कि माही नदी कितने राज्यों में बह रही है? तो माही नदी जो है 3 राज्यों में बहेगी,
मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात में बहेगी, ठीक है। इसमें ध्यान रखने की बात यही है, और अंत में जाकर के खंभाती खाड़ी में ये विलीन हो जाती है। और माही नदी प्रायद्वीप भारत की उन 3 नदियों में से एक है जो पश्चिम की ओर बह रही है, लेकिन माही नदी भ्रंश घाटी में नहीं बहती है बच्चों, दिमाग में रखना। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस ये है कि कर्क रेखा को 2 बार जरूर काटती है। इसी नदी पर जमुना लाल बजाज परियोजना संचालित की गई है, ठीक है। इसके बाद आखिरी आते हैं, मैंने आपको बता दिया पृथ्वी की पुत्री कहते हैं। और जो इसकी 2 सहायक नदियां हैं, अगर आपको याद हो जाए तो सोगुड, नया याद हो तो छोड़ दीजिए, सोम व जाखम जो है इसकी सहायक नदियां हैं। इसके बाद आते हैं अगले में, महानदी बेसिन। देखो, छत्तीसगढ़ बनने के बाद महानदी बेसिन पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में चला गया। सिर्फ एक छोटी सी नदी हमारे यहाँ बहती है, हसदो, जो अमरकंटक के पठार से निकलती, क्या नाम है, हसदो। और इसका 154 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आता है। क्योंकि ये नदी जाके महानदी से मिलती है बाद में, इसलिए हम लोग महानदी बेसिन के अंतर्गत इसको शामिल करते हैं। तो ये हमारा पूरा हो गया। मैंने एक चार्ट बनाया था मध्य प्रदेश की नदियां कैसे कैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम बहती हैं, ये भी आप देख लीजिए। और इसके माध्यम से ये पूरा का पूरा हमारा एक क्वेश्चन हो गया है। देखो, हमने कहा था कि सबसे आखिरी लेक्चर में मैं आपको ये समझा दूंगा, अगर मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र का मेंस में क्वेश्चन आया तो कैसे लिखना तुम्हें, तो इसको लिखना कैसे ये भी समझ जाओ आप। मैं यहीं पे समझा देता हूँ। अपवाह तंत्र, अगर क्वेश्चन आया आपका कि मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र की चर्चा कीजिए, तो आपको सीधा बताना है, सीधे आ जाओ कि मध्य प्रदेश को 6 अपवाह तंत्र में बांटा गया है। 6 अपवाह तंत्र में बांटा गया है। पहले अपवाह तंत्र की चाहो तो परिभाषा बता दो, 2 लाइन पे अपवाह तंत्र में बांटा गया है। फिर यहाँ पे 6 अपवाह तंत्र पूरा लिख दो आप। गंगा यमुना अपवाह तंत्र जो है हमारा, ठीक है, और इसको 3 भाग में तोड़ दो। इसके बाद नर्मदा आ जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद ताप्ती, इसके बाद आपकी आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी, गोदावरी, इसके बाद माही, और इसके बाद आपकी महानदी। ये पकड़ लो। अब यहाँ पर सोचने की बात ये है कि हमको कितना लिखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट करता है। तो यहाँ पे यमुना प्रवाह तंत्र 2-2 लाइन लिखना है, बिल्कुल नहीं हटना ज्यादा, टोन्स और सोन। तो यमुना में जो 4 नदी है, कहाँ से निकलती, कहाँ से मिलती है, बस यहाँ से निकली, यहाँ पे मिली। जैसे मान लो चंबल, सीधे लिखो कि इंदौर जिले के जानापाव पहाड़ी से निकलती है और उत्तर प्रदेश में इटावा में जाकर मिल जाती है। ज्यादा लिखना है, 1 लाइन और लिख दो कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद फिर इसी तरह आप सिंध को बता दो, ठीक है, इसी तरह आप बेतवा को बता दो, और इस तरह आप केन को बता दो। क्योंकि अगर आप 2-2 लाइन भी बताओगे तो 4 नदियां ये, टोन्स 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नदियों की चर्चा आपको ऐसी करनी है। 20-20 शब्द भी लिखोगे, 220 हो गया। मैप अलग बनाना है आपको, एटलस आप मतलब एक मैप आपको अलग से ड्रॉ करना है। सो इसका ये पैटर्न रहेगा, सिंपल 2-2 लाइन लिखना है। कहीं पे भी हमको 3 लाइन लिखने की हिमाकत नहीं करनी है। आपको ध्यान रखना है 200 शब्दों से ज्यादा आंसर हमको नहीं मिलने वाला, जगह ही नहीं है वहां पे। और जब हम मैप बनाएंगे तो 20 वर्ड्स तुम्हारा मैप किल कर जाएगा। तो हमें 180 शब्द में लिखना है बच्चों, तो ये आंसर हमारा पूरा रहेगा, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं तक, मध्य प्रदेश की नदियां समाप्त हो गई हैं। अगले लेक्चर पे मैं सोच रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की परियोजनाएं आपको करवा देता हूँ, कौन कौन सी परियोजनाएं किस नदी पे चल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कभी कभी परियोजनाओं से मेंस में भी क्वेश्चन पूछता, प्री में तो पूछता ही है, तो उसको लेके आएंगे हम। थैंक यू वेरी मच। और कैसा लग रहा है लेक्चर आप लोग जरूर बताना। सब्सक्राइब करते रहो भाई हमारे लेक्चर को आप, और इसी तरह लेक्चर आपको मिलेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं पूरे मध्य प्रदेश को, कल्चरल और फिजिकल मध्य प्रदेश को, प्री और मेंस जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं उनको भी धीरे धीरे कराना शुरू करूंगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मेरे पास टाइम का थोड़ा सा कमी रहती है, इसलिए मैं रात में आकर लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अभी जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 9:30 बजे का समय हो रहा है रात का। तो इस कारण से कम लेक्चर डाल पाते हैं हम लोग, क्योंकि पीपीटी बनाना, ये सब करना। लेकिन मैं लेक्चर की क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। आपको एक शानदार क्लास की फीलिंग आएगी। बस फिर से मैं यही कह रहा हूँ, कॉपी पेन लेके पढ़ना, जो भी कहता हूँ लिखते जाना, देखना एक शानदार नोट्स तैयार हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।